तो आपके लिए लेक्चर नंबर 5 में लेकर आ गया हूं, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में कवर कर रहे हैं और क्वेश्चन आंसर पैटर्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पैटर्न को देखते हुए हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग पिछले पूछे गए हुए ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चन आंसर के तौर पर हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 5 है। अब हम लोग यहाँ से चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को 2 यूनिट में डिवाइड करके रखे हुए हैं। तो ये अब हम लोगों का यहाँ से चैप्टर नंबर 2 शुरू हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं यह बात बता दूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि मैंने काफ़ी बुक्स मेरे पास है जिसको मैंने चेक किया, और एनसीईआरटी की बुक को भी मैंने चेक किया और काफ़ी दूसरे पब्लिकेशन के बुक्स को भी मैंने चेक किया। तो दूसरे पब्लिकेशन वाले बुक्स में मुझे क्या कमी दिखा कि वो लोग कहीं ना कहीं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं और डेरिवेशन भी, अनवांटेड डेरिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा डाल रहे हैं। न्यूमेरिकल्स की बात मैं नहीं करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर डेरिवेशन को लेकर बात कर रहा हूँ। तो अनवांटेड डेरिवेशन जो दूसरे बुक वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाल रहे हैं। इसका डालने का मुझे तो एक ही कारण लगता है कि वह कहीं ना कहीं पेज की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, जिससे उनको अच्छे खासे दाम उनके बुक के मिल सके। तो उन अनवांटेड डेरिवेशन के पीछे आपको नहीं जाना है। खामोखा आप टाइम वेस्ट करेंगे, अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे, इधर उधर में आप अपना माइंड लगाएंगे, मेन चीज पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो काम के डेरिवेशन है उसी को दिया गया है। तो अगर डेरिवेशन के हिसाब से आपको चलना है तो आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर आपको बनाने हैं, एमसीक्यूज वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, तो फिर आप फर्दर दूसरे किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बेसिक के लिए, डेरिवेशंस के लिए, एग्जाम्स, आपके 12th के एग्जाम के डेरिवेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनसीईआरटी बुक के डेरिवेशंस को ही देखना चाहिए और ज़्यादा अलग अलग बुक्स के डेरिवेशन को आपको नहीं देखना चाहिए। तो खैर चलिए, ये बातें हम लोग और भी आगे करते रहेंगे। हम लोग अपने पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में टोटल टॉपिक को कवर करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारा टॉपिक चला आता है वह हमारा आ जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो इसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ काम जो है पहले से कर रखे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। लास्ट वाला जो वीडियो था वह 1 घंटे का हो गया था, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ, इसीलिए मैंने क्या किया है, कुछ काम जो है पहले से करके स्टोर कर लिए हैं और अब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँगा और मुझे लिखने में जो टाइम भी है वो वेस्ट नहीं होगा और वीडियो इससे बड़ा भी नहीं हो पाएगा और क्वांटिटी भी जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है इस चैप्टर से। इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में एक्सप्रेशन भी आप डिराइव करके बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आप डेरिवेशन कैसे डिराइव कीजिएगा। ओके, मैं आपको उन्हीं डेरिवेशंस को यहाँ पर बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मेरे पास 20 साल का क्वेश्चन आंसर का पूछे गए क्वेश्चन आंसर का पूरे 20 साल का मेरे पास बुक है। ओके, स्टेट
12th का भी मेरे पास बुक है और CBSE 12th का भी मेरे पास बुक है। तो उसी पैटर्न के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, बिना मतलब का या फिर बातों को लंबा करने वाली जो चीज़ें ट्रेंड में पूछी नहीं जा रही हैं उस डेरिवेशंस को मैं यहाँ पर बिल्कुल ही इंक्लूड नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स in bringing a test charge without acceleration from infinity to that point in the electric field। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि हम लोग कोई Q चार्ज लिए हुए हैं। सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज होता है, एक टेस्ट चार्ज होता है। सोर्स चार्ज हम लोग उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। टेस्ट चार्ज हम लोग उसको कहते हैं जिस चार्ज को हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कराते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या उस पर फर्क पड़ रहा है, उसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो यह हमारा सोर्स चार्ज है, यह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह प्रोड्यूस कर रहा है। और यह हमारा टेस्ट चार्ज है जो इसके द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना चाह रहा है, इंटर करना चाह रहा है। ओके तो इसीलिए मैंने ये कैपिटल Q से लिखा है, इसको मैंने स्मॉल q से लिखा है क्योंकि यह स्मॉल टेस्ट चार्ज है। तो मान लेता हूं कि यह स्मॉल टेस्ट चार्ज जो है वह किसी r पर्टिकुलर पॉइंट पोजीशन से चलकर p पर्टिकुलर पॉइंट पोजीशन तक आता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। और फिजिक्स में जितना हम लोग काम करते हैं उतना ही हम लोग एनर्जी भी कंसीडर करते हैं। जितना एनर्जी हम लोग खर्च करते हैं उसी के अनुसार हमारा वर्क डन होता है। हो सकता है कि इसके दरमियान कुछ एनर्जी जो है आपका वेस्ट हो जाए, तो हम लोग वेस्ट एनर्जी को यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए आप जितना काम करते हैं उतनी ही ऊर्जा खर्च हुआ है, ऐसा हम लोग फिजिक्स में मानकर चलते हैं। ओके तो जितना वर्क डन करेगा वही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा Q चार्ज जो है वह 0 से बड़ा है, मतलब यह भी जो है वह अपने आप में एक वैल्यू रखा हुआ है और यह चार्ज भी जो है वह भी अपने आप में एक वैल्यू रखा हुआ है, और 0 से बड़ा होने का मतलब यह भी पॉजिटिव चार्ज है और यह भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा P पॉइंट तक लेकर आने के लिए, वो हमको क्या करना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो हमको क्या करना होगा, जो हमने फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अब मान लीजिए यह भी पॉजिटिव चार्ज है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमको तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, वरना पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो हमको तो जबरदस्ती लेकर आना पड़ेगा इसके अंदर में। तो जो फोर्स एक्सटर्नल चार्ज हम लगाएं और जो डिस्टेंस हम कवर किए, ओके अगर हमने कोई पर्टिकुलर छोटा डिस्टेंस लिया तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बड़े डिस्टेंस को निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसी छोटे चीज को बड़ा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह फॉर्मूला हो जाएगा। ओके अब देखेंगे हम लोग फोर्स इधर क्यों लगा रहे हैं, है ना, और इस चार्ज से हमको फोर्स अपोजिट साइड में मिल रहा है, एक धक्का दे रहा है और हम अंदर इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर निगेटिव साइन लगा दिया है और हमने लिख दिया इसको Fe.dr इंटीग्रेशन। ओके तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर निकल कर चला आ जाता है कि हमारा एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द टेस्ट चार्ज। ओके तो आई होप कि आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, गिव डायमेंशन फॉर्मूला एंड SI यूनिट। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या समझते हैं, और इसका डायमेंशन बताइए और SI यूनिट भी आप बताइए। ओके तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन देख लेते हैं।
तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डिफिनेशन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारा क्या डिफिनेशन होगा? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो जैसा कि मैंने लास्ट में आपको बताया उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कि हमने जो वर्क डन किया किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, जो कि किसी सोर्स चार्ज के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। ओके, इसको एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अच्छा, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या कर रहा है। तो समझेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम क्या करें, V साइन से हम डिनोट कर दें। ओके, V साइन से हम इसको डिनोट करें तो V इज इक्वल टू हमारा क्या हो जा रहा है? W बाई क्यू हो जा रहा है। जिस टेस्ट चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर में, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो हमारा क्या हो जा रहा है? जो वर्क डन करना पड़ रहा है उस टेस्ट चार्ज के हिसाब से वही हमारा क्या हो जा रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जा रहा है। एक और चीज़ देखेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक सोर्स चार्ज लिया, ठीक है, यह क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ना चारों तरफ। अब इसके अंदर में हम क्या करना चाहते हैं? कोई Q0 नाम का चार्ज जो है उसको हम लेकर इंटर करना चाहते हैं। इन्फिनिटी से लेकर हम किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट तक इंटर। ओके, तो अगर हम इस पॉइंट को A पॉइंट मान लें जो कि इन्फिनिटी पर है, और इस पॉइंट को हम B पॉइंट मान लें जो कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे VA माइनस BB, लिखेंगे ना, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो VA माइनस BB। अब चूंकि हमारा ये पॉइंट क्या है? A पॉइंट जो वो इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर है तो हम क्या कर सकते हैं? इन्फिनिटी वाले के साथ हम कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम कैसे पता करेंगे इन्फिनिटी वाले के लिए? तो हम इसको क्या कर देते हैं? हम इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, हम इसको 0 कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास केवल VB ही बच गया। तो इसी के क्रम के अनुसार हम लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू V। अब इस किसी Q0 चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं, है ना, तो मान लीजिए कि जितना भारी चार्ज को लेकर आएंगे उतनी ही ज़्यादा हमको वर्क डन करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो उसी अनुसार मेरा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो V इज इक्वल टू, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने जितना ज़्यादा वर्क डन किया उसके क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। अब हम जैसे जैसे चार्ज का क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस घटता चला जाएगा। हम जितना भारी चार्ज को लेकर आएंगे तो हम सेम वर्क डन करें, और भारी चार्ज को लेकर आए तो मेरा काम करने का क्षमता क्या रहा? घटता ही चला गया ना। तो चार्ज के अनुसार क्या हो जाएगा? यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसी क्रम के अनुसार हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? W बाई क्यू हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मैंने बता दिया। पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कहेंगे? कि हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पर हम लेकर आए, है ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं, और इस पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब देखिए, एक और बात हम आपको यहाँ पर बताते हैं। एक और बात आप यहाँ पर समझिए। यहाँ हम बार बार पोटेंशियल कह रहे हैं, तो यहाँ बार बार हमारा पोटेंशियल कहने से हमको क्या मतलब बन रहा है? क्या यह पोटेंशियल का क्या किस चीज़ से लेना देना है? जरा देखिए, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं पोटेंशियल कह रहे हैं ना। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे फॉर्मूला में क्या होता है? mgh होता है ना। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये पॉइंट है और ये पॉइंट है,
तो ये पॉइंट किसी पर्टिकुलर H1 हाइट पर है, ये पॉइंट किसी पर्टिकुलर H2 हाइट पर है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? होगा ना, इसका होगा mgh2, इसका होगा mgh1 होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा एनर्जी का फ्लो होगा वो हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी की ओर होगा। हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई पर रख कर नीचे की ओर हम उसको अगर ढलान दे दें तो क्या होगा? ऊपर से ढल कर नीचे की ओर चला आएगा, है कि नहीं? तो यहां पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, वह हाई पोटेंशियल अपने अंदर में रखा हुआ था और वह ढलते ढलते कहां चला आया? नीचे चला आया। तो क्या हुआ? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर आया। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आगे का चीज आपको बता दे रहा हूँ। ये अगर हमने बैटरी लगाया तो बैटरी में हमारा ये एंड क्या हुआ? हायर पोटेंशियल हुआ। यह एंड क्या हुआ? लोअर पोटेंशियल हुआ। तो हमारे बैटरी में भी किस तरीके से करंट का फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल से निकलकर लोअर पोटेंशियल की ओर करंट का फ्लो होता है। ओके, तो यहां पर जो हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इस पोटेंशियल एनर्जी से और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों में सिमिलरिटीज है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल लेकर आए हैं वर्ड को। ओके, खैर इस बात को मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग तत्काल जो है अपने पॉइंट पर चलते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। तो खैर आप समझ चुके हैं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किस प्रकार से है। मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट, बैटरी के इस पॉइंट का और बैटरी के इस पॉइंट का क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक पॉजिटिव साइड जो होगा वो हायर पोटेंशियल का होगा, निगेटिव साइड जो होगा वो लोअर पोटेंशियल का होगा। जिस दिन इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, उस दिन करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। ओके, तो क्लियर हो चुका होगा ये सभी बातें। मैं आपको और भी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे आपको इसमें और डेप्थ में लेकर बताते चलूंगा। अभी हम लोग चूंकि बेसिक चीजें कर रहे हैं, अभी तो हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाता हूँ, ज्यादा चीज आपको नहीं बताता हूँ। तो खैर क्लियर हो चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किसको कह रहे हैं? हम लोग डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। तो आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। आगे की ओर हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना क्रिएट होगा, इस चीज को हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से ही कुछ काम जो है वह कर रखे हैं, मैं आपको फटाफट तेजी में करवा देता हूं। क्योंकि मैंने इतने सारे काम जो हैं वो पहले ही कर रखे हैं कि हमारा जो लेक्चर है वीडियो वो बहुत बड़ा नहीं हो जाए, आपको तेज़ी से चीज़ें जो हैं मैं डिलीवर कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं डिलीवर कर पाऊँ। मैंने 8 डेरिवेशन इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल इंक्लूड करके इस वीडियो में आपको कंटेंट दे रहा हूँ। सो आप इस वीडियो से बने रहेंगे और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपको इस तरह के सारे कंटेंट जो हैं वो हमेशा मिलते रहेंगे। तो हम लोगों से सबसे पहले पूछा गया है कि आप डिराइव कीजिए एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो चलिए कैसे हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं देखेंगे। मैंने काम जो है पहले ही कर रखा है कि तेजी में हो जाए। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने किसी Q पॉइंट चार्ज को हम लोगों ने लिया है जो कि पॉजिटिव टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट पर हमने एक और चार्ज को ले लिया है जो कि +1 कूलम भी पॉजिटिव टाइप का है, ठीक है। अब इस चार्ज को हम क्या करना चाहते हैं? इस ओर लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों चार्ज जो है वो प्लस टाइप का है ना। तो यह क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो हमारा कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, इंफिनिटी तक बनेगा। अच्छा, अब हम इस पॉइंट चार्ज को a डिस्टेंस तक लेकर आना चाहते हैं। तो यह a डिस्टेंस की दूरी हमने मान ली r, और यह पॉइंट चार्ज जो है वो पहले से x डिस्टेंस पर है। तो हमको इस Q पॉइंट चार्ज से पता करना है कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर क्या क्रिएट होगा। तो हम क्या किए? सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे।
फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर होता है ना, बता चुका हूं आपको कूलम्स लॉ के अनुसार लास्ट वीडियो में। तो हमने इसको लिख दिया फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1, चूंकि हम यह +1 चार्ज से लिए हुए हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, चूंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x दूरी है, तो हम इसको ले लिए। अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर एंगल लगा दे तो cos थीटा हो जाएगा। तो हम लिख दिए इसको वर्क डन इज इक्वल टू DW, छोटा सा डिस्टेंस के लिए हम कवर कर रहे हैं, जब इसको बड़ा बनाना होगा तो हम इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल जाएगा। तो हम छोटा dx डिस्टेंस के लिए ले लेते हैं, तो DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F वेक्टर इंटू dx वेक्टर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर एंगल लगा दे, चूंकि एक ही एक्सिस पर हम लोग बात कर रहे हैं और उल्टा जाकर बात कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। अगर अलोंग द लाइन अलोंग द एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन चलते तो 0 डिग्री होता। लेकिन हम क्या किए, हम इधर नहीं चल के हम इधर उल्टा भाग रहे हैं, तो 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो हमने क्या कर दिया, 180 डिग्री का एंगल लगा दिया। अब cos 180 का क्या वैल्यू होता है, -1 होता है, तो हमारा क्या निकल कर हो गया, -f dx हो गया। अब इस DW को हमको बड़ा कर देना है, ठीक है, छोटा के लिए हम पॉइंट के लिए, तो हम लोग डेरिवेशन करते हैं, जब उसको हमको बड़ा करना होता है तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिए फोर्स का वैल्यू रखकर, कहां से, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक का हम बात कर रहे हैं, तो हमने इन्फिनिटी से r तक का लिमिट लगा दिया। अब हमने क्या कर दिया, इस फॉर्मूला में अपने चीजों को लाकर रखा, तो हमको कुछ इस प्रकार से आया, ये सारे तो क्या है कांस्टेंट टर्म में लेकर बाहर निकल, ओके। तो अब हम वर्क डन निकाल रहे हैं इंटीग्रेट करके, तो इंटीग्रेट करके Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया, इसको हम लेकर बाहर निकल गए, डेरिवेटिव पार्ट नहीं है, डेरिवेटिव पार्ट कौन है मेरा, केवल x है, तो इसको ही केवल हम डिराइव कर रहे हैं। लिमिट हमने रखा इन्फिनिटी से लेकर r तक, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर n को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है। तो वही फॉर्मूला हमने लगाया, तो ऊपर में क्या हो गया, n+1 -2 था, तो -2 + 1 -1 हो गया, तो -1 हो गया। इंटीग्रेट किए, लिमिट लिखे इन्फिनिटी टू r तक। अब इसको हम फिर और सॉल्व किए तो कुछ इस प्रकार से निकल कर आया, 1/∞ का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो हमको वर्क डन कितना निकल कर आया, कुछ इस प्रकार से देखने के लिए आया। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई जो टेस्ट चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में, सोर्स चार्ज को लेकर नहीं बात कर रहे हैं, इसको लेकर नहीं, इसको लेकर हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने कर दिया। अब इसका वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम डाले तो कुछ हमको यही वैल्यू जो है वह निकल कर चला आया। तो आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। तेजी से हम लोग आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग फटाफट देख रहे हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप फॉर्म्ड व्हेन n स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ए लिक्विड ईच ऑफ रेडियस r एंड ईच हैविंग ए चार्ज q कंबाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि कोई n ड्रॉप, मतलब ऐसा जो ड्रॉप है उसकी संख्या n है ना, और हर एक ड्रॉप जो है वह रेडियस r का ही है, ठीक है, हर एक ड्रॉप जो है वह रेडियस r का ही है, हर एक ड्रॉप जो है वह रेडियस r का ही है, और ये सब ड्रॉप जो है वह मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना ले, ठीक है, ये सब ड्रॉप जो है मिलकर बड़ा ड्रॉप बना ले। तो बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। बोल रहा है कि n ड्रॉप है, पहले तो अलग अलग है और उसके बाद क्या कर रहा है, सब मिलकर एक साथ जुड़ जा रहा है, ओके। तो बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अगर कंबाइन हो जाए तो चलिए, इसका भी मैंने सॉल्यूशन जो है वह कर रखा है, तो फटाफट हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। तो चलिए, तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ओके। तो सबसे पहले हम स्मॉल ड्रॉप के लिए देख लेते हैं कि स्मॉल ड्रॉप के लिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो हर एक ड्रॉप जो है वह r
रेडियस का है, स्मॉल आर रेडियस का है, और क्यू चार्ज अपने अंदर में कंटेन करके रखा हुआ, यह बात क्वेश्चन में पहले ही बताया हुआ है। तो हमारा स्मॉल ड्रॉप का क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हम लोग इसके पहले निकाले हैं, तो क्या होगा 1/4πε0 Q/r हो जाएगा। ठीक है, किसी स्मॉल पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये बात जो है मैंने अभी कवर किया है, अभी आपको बताया है। अब इस एन ड्रॉपलेट को हम लोग क्या कर दें, कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना दे रहे हैं कैपिटल आर रेडियस का। तो कैपिटल आर रेडियस का हम लोग बना दें, ओके। तो हम लोग कंबाइंड करके ही बनाए हैं ना, मान लीजिए छोटा छोटा 10 ड्रॉप लिए, उसको हम लोग कंबाइंड कर दिया। तो छोटा छोटा 10 ड्रॉप का वॉल्यूम हम लोग जोड़ ले अलग से, और उसको कंबाइन करके एक ड्रॉप बनाया, उसका वॉल्यूम हम लोग निकाले, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, एक ही होगा ना, अलग अलग वॉल्यूम थोड़े हो जाएगा, वॉल्यूम तो एक ही होगा। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं पिछला पॉइंट से लेकर आया, काफी बार इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखा गया है। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा वाले ड्रॉप के लिए 4/3πr³ हो जाएगा, छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा n इंटू, चूंकि n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है तो 4/3πr स्मॉल r³ हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जब हम कैपिटल R निकालेंगे तो कैपिटल R हमारा कुछ इस प्रकार से निकल कर चला आएगा। ओके, अब हमारा Q इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल जब बड़ा वो बन गया तो वह एक अलग चार्ज ले लिया, तो वह चार्ज इक्वल टू क्या होगा, छोटे छोटे चार्ज का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ही हो जाएगा ना, NQ, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NQ हो जाएगा। तब हम बड़ा वाले ड्रॉप का जब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ इस प्रकार से हमको निकल कर आएगा। अब इस Q में हम ये NQ वाला वैल्यू डालेंगे और इस R में हम ये वाला वैल्यू डालेंगे, तो हमको दिखाई देगा कि कुछ इस प्रकार से निकल कर चला आएगा। यानी कि बड़े वाले पोटेंशियल डिफरेंस, बड़े ड्रॉप्स जो कंबाइंड होकर बना बड़ा ड्रॉप, उसका पोटेंशियल डिफरेंस और छोटे छोटे जो अलग अलग ड्रॉपलेट्स थे उनके पोटेंशियल डिफरेंस में कितना का अंतर हो गया, n इंटू 2⁻³ का अंतर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा था कि अगर सेम होगा तो नहीं, सेम नहीं होगा, वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में n इंटू 2⁻³ टाइम्स का अंतर हो जाएगा स्मॉल पर्टिकुलर ड्रॉपलेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से। आप सोच रहे थे कि सीधे हम n मल्टीप्लाई कर देते, तो नहीं होता। देख लीजिए ये डिफरेंस निकल कर चला आएगा, है ना। फिर से देख लीजिए हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स लिए, इस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को हमने जोड़कर हमने क्या कर दिया, एक बड़ा ड्रॉपलेट बना दिया। ठीक है, तो सबका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, सबका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, सब एक ही टाइप का चार्ज कंटेन किया हुआ है, एक ही साइज का है, तो इसका जोड़ पोटेंशियल डिफरेंस और इसका एक साथ पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें इतना का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड यूज इट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो फिर से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लेकर यहाँ पर चलाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाकर अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में यह पूछ रहा है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को तो लेकर हम लोग लास्ट टाइम भी बात किए थे, यहाँ पर भी हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लेकर बात कर रहे हैं, वह पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो हम लोग बात किए थे कूलम्स लॉ को लेकर बात किए थे।
ओके, तो हम लोग उसी तरीके से चलेंगे, समझते हुए चलेंगे कि क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास P पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर मैंने पहले से इसको कर लिया है कि मैं फटाफट आपको ये चीज़ सॉल्यूशन आपको दे दूँ क्वेश्चन के साथ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी ऑफ मटेरियल जो है मैं आपके पास लेकर आ जाऊँ। तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कोई P पॉइंट पर कोई हमको पता करना है कि कितना पोटेंशियल जो है देखने के लिए हमको मिलेगा जब इसके चारों तरफ Q1, Q2, Q3, Q4, Qn नंबर तक ऑफ चार्ज जो है वह है। तो अब मान लेते हैं कि P से Q1 तक की दूरी R1 है, इसी तरीके से Q2 तक की दूरी R2 है, इसी तरह से Q3 तक की दूरी जो है वह R3 है, इसी तरह से Qn तक की दूरी जो है वह Rn है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 सबसे पहले हम निकालते हैं कि पॉइंट P पर Q1 के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वह कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन इसका देख चुके हैं, देख लीजिए पहले वाले डेरिवेशन से ही सारा चीज रिलेट होते चल रहा है। ओके, तो इस टोटल में से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बन जाता है। तो हमारा V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R1 हो गया। इसी तरीके से हम V2 भी निकाल सकते हैं। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा R2 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हम n तक निकाल सकते हैं, तो Vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटा Rn हो जाएगा। अब सब V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू द Vn हम अगर जोड़ दें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमको इस पॉइंट P का निकल जाएगा। सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो हम लेकर बाहर चले जाए। अब बच गया अंदर में क्या, Q1 बटा R1 प्लस Q2 बटा R2 प्लस डैश 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 Q1 बटा Rn बचेगा अंदर में। तो यह क्या है, यह समेशन है। तो कहाँ समेशन हुआ, Q इंटीजर नंबर का समेशन है, R इंटीजर नंबर का समेशन है। तो इंटीजर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n टर्म तक जा रहा है। यह 4 टर्म के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 टर्म के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप 5 ही रखेंगे, 3 के लिए पूछा गया तो 3 रखेंगे, 2 के लिए पूछा गया तो 2 भी रख सकते हैं आप, और n के लिए अगर पूछा गया तो n रखेंगे। तो समेशन ऑफ QI बाई RI हम कर दिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा है ही। तो इस प्रकार से हमारा इसका डेरिवेशन निकल जाता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा अगर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा। तो कितना क्रिएट होगा, समेशन ऑफ ऑल चार्ज इंटीजर नंबर और समेशन ऑफ ऑल डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज टू द पॉइंट which is going to be considered divided by okay, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। इसी को हम वेक्टर फॉर्म में अगर हम दिखाना चाहें तो हम इसको अपने एक्सिस पर ले लिए, एक्सिस पर ले लिए। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ 0 से यहाँ तक देख रहे हैं, 0 से Q2 तक देख रहे हैं, 0 से Q1 तक देख रहे हैं। तो हम फिर इसको वेक्टर फॉर्म में भी इस तरीके से रख सकते हैं, RO हमारा O पॉइंट से RI जहाँ तक कि हम दूरी की बात करें वहाँ तक की दूरी, ओके, Rn, R2, R1 और समेशन ऑफ ऑल चार्ज इंटीजर नंबर। ओके, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर फटाफट बढ़ते हैं। नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, obtain expression for the electric potential at any point due to an electric dipole. Rewrite the expression if point of observation lies on the axial line of the dipole and equatorial line of the dipole। तो डाइपोल के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि डाइपोल के क्वेश्चन का जो चीज़ें देखी गई हैं उसमें ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऐसा कहते हुए, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऐसा कहते हुए क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में नहीं पूछा गया है।
ओके, सीधे जो पूछा गया है वह राइट द एक्सप्रेशन करके पूछा गया। ठीक है, तो पढ़ने के लिए तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहिए, कभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन स्मार्ट तरीका से पढ़िएगा तभी तो आप अच्छा नंबर गेन कर पाइएगा। मतलब पढ़ते जाइए, रिसर्च कीजिए। तो अभी तो आपका रिसर्च करने का उम्र नहीं ना है, तो क्यों आप पड़े हुए हैं उसके पीछे। तो आप समझिए कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्या ट्रेंड है, उसी के अनुसार पढ़िए। ओके, तो मैंने यह पॉइंट आपको बता दिया स्पेशली कि जनरली जो पूछे जाते हैं वह क्या लेकर पूछे जाते हैं, वह एक्सप्रेशन लिखने को लेकर पूछे जाते हैं। डिराइव करने को, डाइपोल के लिए स्पेशली हम बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वह पूछा गया हो ऐसा नहीं देखा गया। तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, या इसका एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको यह एक्सप्रेशन बिल्कुल याद रखना चाहिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर साफ साफ बोल दे रहा हूँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी मैं यहाँ पर साफ साफ बता दे रहा हूँ। कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर डाइपोल में कुछ पूछा जाता है तो इसी चीज़ का ज़्यादातर जिक्र किया जाता है। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द डाइपोल क्या हो जाता है, यह हो जाता है। अगर आपको डाइपोल नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और भी ज़्यादा जानकारी आपको इसमें लेनी चाहिए, या और भी अगर आपको कुछ और चीज़ जानना चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप मेरे ऐप का लिंक देख सकते हैं और वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके। तो यह हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है। और इस एक्सप्रेशन के अनुसार अगर हम बात करें कि अगर एक्सियल लाइन पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि डाइपोल हुआ है, यहाँ एकदम बिल्कुल नज़दीक नज़दीक रखा हुआ है, इसी एक्सियल लाइन पर अगर हम बात करें और पूछे कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ड्यू टू द डाइपोल, तो एक्सियल लाइन पर अलोंग द लाइन, अलोंग द एक्सिस मतलब एंगल जीरो, तो एंगल जीरो तो कॉस थीटा कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सीधा सीधी लिखेंगे P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अभी P क्या है, तो मोमेंट है। ओके, अब मोमेंट क्या होता है तो इसके लिए तो आपको फिर एलिमेंट में जाके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होगा, हम लोग स्पेशली डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करें तो डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू हमारा होगा Q इंटू R। ओके, डाइपोल हमारा क्या हुआ, दो चार्ज जो है एक ही क्वांटिटी का स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो मान लेता हूँ कि R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो R डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू Q इंटू R हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो ये चीज हो गया कि एक्सियल लाइन पर हो, अगर इक्वेटोरियल लाइन पर हो, ओके, इसके कहाँ हो, इक्वेटर पर हो, तो इक्वेटर पर हो तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमको 0 मिलेगा। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर आप इसको स्नैपशॉट लेना चाहें तो स्नैपशॉट भी आप लेते रहेंगे। अगर आपको लगता हो कि वीडियो फास्ट चल रहा है तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, बार बार रिपीट करके देखें आप वीडियो को। ओके, चलिए, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, जैसा कि मैंने बता दिया है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग चल रहे हैं, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर पैटर्न में कर रहे हैं और टोटल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल सकता है वह हो सकता है कि डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। देखिए, मैंने हर एक टॉपिक से, आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन में लेकर आया हूं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, जो नहीं पूछा जा सकता है, जो ट्रेंड में नहीं है, उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूं। जो ट्रेंड में है वही मैं कवर कर रहा हूं। हर एक टॉपिक से मैं यहाँ पर चेक करके आपके लिए ला रहा हूं कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। मैंने एक टॉपिक भी यहाँ पर नहीं छोड़े हैं। ओके, तो देखेंगे, तो ये मेरा टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का मकसद है। तो चलेंगे, तो देखेंगे कि डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बताइए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है।
और लिस्ट भी बताइए कि कौन कौन से फैक्टर पर जो है यह फॉर्मेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिपेंड करता है, और ड्रॉ कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण और ए पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्ज के कारण। क्योंकि यह डायग्राम जो है वो बहुत ही लेंदी हो जाता है, इसीलिए यह क्वेश्चन भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण यह भी जो है वो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए यह भी नहीं आएगा। इसीलिए केवल ये और ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो खैर मैं आपको समझा दूंगा रफ तौर पर, आप तत्काल देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग किसको कहेंगे, तो एक ऐसे सरफेस को कहेंगे जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर हम लोगों का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। ठीक है, चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन के कारण उस सरफेस पर, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अब यहाँ पर बात बनता है कि यह इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वह किन बातों पर डिपेंड करता है। तो यह इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है यह मीडियम पर ही डिपेंड करता है। ओके, किस मीडियम में रखा गया है, किस मीडियम में रखकर हम लोग बात कर रहे हैं, इसी पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वह हमारा डिपेंड करता है। ओके, अब मीडियम कहने का मेरा तात्पर्य हुआ कि आइसोट्रोपिक टाइप का भी हो सकता है या फिर नॉन आइसोट्रोपिक टाइप का है, इस बात पर डिपेंड करता है। और दूसरा किस बात पर डिपेंड करता है, तो दूसरा अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। ओके, तो बेसिकली दो ही चीज पर डिपेंड करता है, एक तो मीडियम पर डिपेंड करता है और दूसरा अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। तो इसका भी आंसर जो है यहाँ से निकल जाता है कि किस बात पर यह डिपेंड करता है। तो समझ चुके हैं कि चार्ज पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। तो चलिए ये भी बात आप समझ चुके हैं, डिफिनेशन भी समझ गए। अब देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग कैसे कैसे कह रहे हैं। तो देख लीजिए, हमने कोई 3 ब्लॉक रखा है, 3 ब्लॉक में हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फ्लो कर रहा है। तो हमने किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब चेक किया तो हमको कोई पर्टिकुलर V1 मिला, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने चेक किया तो हमको कोई पर्टिकुलर फिर पोटेंशियल मिला, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी चेक किया तो हमको कोई पर्टिकुलर पोटेंशियल मिला। हमने देखा कि ये सारे पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल समान है, एक ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है, ये सभी सरफेस क्या कर रहा है, ये जो एरिया है ये सभी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इक्विपोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है। इनके पोटेंशियल जो है वो कैसे हैं, इक्वल हैं हर एक जगह पर। ओके, तो हम इसके अनुसार देख चुके हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार हम देख चुके हैं। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण हमने देखा कि इक्विपोटेंशियल हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब हम किसके अनुसार देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के अनुसार। तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के अनुसार देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा कोई चार्ज रखा हुआ है, अब यह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर टोटल सर्कल की सरकमफेरेंस पर हम बात करें तो हम किसी भी जगह पर देखेंगे तो हमको वही पोटेंशियल मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बात करें तो हमको जो पोटेंशियल मिलेगा वो V2 पोटेंशियल ही मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बात करें तो जो पोटेंशियल हमको मिलेगा वो हमको V3 पोटेंशियल ही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से बता सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वह किसी पॉइंट चार्ज के लिए और किसी सरफेस के लिए हम किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब बात आता है कि अगर मान लीजिए डाइपोल के लिए हम बात करें और 2 पॉइंट चार्ज के लिए हम बात करें, तो 2 पॉइंट चार्ज और डाइपोल के लिए हम किस प्रकार से हम बताएंगे। तो देखिए, तो 2 पॉइंट चार्ज हम ले लें, तो एक पॉइंट यहाँ पर ले लें, एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लें, तो ये जो है कुछ इस प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट कर रहा है ना, ये भी जो है कुछ इस प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट कर रहा है। अब इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट होगा वो कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा। तो डाइपोल वाले के अगर बारे में बात करें तो डाइपोल में हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट चार्ज रखते हैं इक्वल एंड अपोजिट टाइप का, लेकिन एक मैग्नीट्यूड का। तो पॉजिटिव से निगेटिव में एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा होगा और ऐसे
हो रहा होगा। ये अपना ऐसे क्रिएट कर रहा होगा, तो देख लीजिए कितना डायग्राम जो है वो हौच पौच होने जा रहा है, होगा। तो अब इसका इक्विपोटेंशियल कहाँ पर आएगा? सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका अगर हम देखेंगे तो किसी हर एक लाइन पर हम बात करें तभी हमको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हम डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वह डायग्राम में दिखा सकते हैं। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम ऑफ चार्ज का क्या होगा। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए ऑफ सिस्टम ड्यू टू पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज को रखकर। ओके, तो अब हम लोग एनर्जी को लेकर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग डिफिनेशन सबसे पहले बात करें तो क्या डिफिनेशन होगा? इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस पॉइंट चार्ज टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो टोटल वर्क डन हम लोगों ने किया किसी पर्टिकुलर चार्ज को लेकर आने में, किसी पॉइंट चार्ज को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर इन्फिनिटी से उसको एक सिस्टम ऑफ चार्ज बनाने के लिए, तो जो वर्क डन हम लोगों ने किया वही हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। ओके, तो देखेंगे कैसे इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि एक Q1 नाम का चार्ज ले लिए, एक Q2 नाम का चार्ज ले लिए, है ना। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम किसी इसमें से कोई एक पर्टिकुलर चार्ज को लेकर आना चाह रहे हैं किसी दूसरे पर्टिकुलर चार्ज तक, और उसको हम क्या बना देना चाह रहे हैं? एक सिस्टम बना देना चाह रहे हैं। तो जो वर्क डन हमको करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए, वही हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो हमने वेक्टर फॉर्म में दिखाया है कि हमारा Q1 चार्ज जो है वो R1 वेक्टर की दूरी पर है ओरिजिन से, और Q2 चार्ज जो है वो R2 की दूरी पर है ओरिजिन से। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। तो हमको वर्क डन कितना पड़ेगा? वर्क डन इसका फॉर्मूला हमारा होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो हम Q2 चार्ज इंटू V1 कर देते हैं, ठीक है। V1 हम जो Q1 चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम ले लेते हैं, और Q2 को हम वर्क डन करने के लिए ले लेते हैं कि Q2 के साथ हम वर्क डन कर रहे हैं, लेकर हम जा रहे हैं, और Q1 क्या कर रहा है? वो प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब एगो सोर्स चार्ज ले लिए और एगो टेस्ट चार्ज ले लिए। तो V1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। तो वर्क डन हम कर रहे हैं तो Q2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये निकल कर चला आएगा। तो हमारा एनर्जी वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा एक्सप्रेशन जो है वह निकल कर इसके लिए चला आता है। तो आई होप स्नैपशॉट ले लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर कवर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट व्हेन वर्क ऑफ दिस जूल इज डन टू कैरी चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻19 कूलम टू दैट पॉइंट। ओके, तो ये छोटा मोटा न्यूमेरिकल जो है इस तरह से भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको कंसीडर कर लिया है कि कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जो हैं वह आप ज़रूर बनाएं। ऐसा ना हो कि आप बेसिक का न्यूमेरिकल ना बनाएं और हाई फाई ही न्यूमेरिकल बनाते केवल चलें। ओके, तो बेसिक ही न्यूमेरिकल फॉर्मूला में सीधा वैल्यू रखने वाला जो न्यूमेरिकल है बहुत ज़्यादातर एग्जाम में पूछने के लिए मिलता है। तो वर्क डन क्या कर रहा है? पोटेंशियल पूछ रहा है कि भी बताइए क्या होगा। वर्क डन बोल दिया है, वर्क डन का क्या है दिया है 2.4 × 10⁻⁻5 जूल दिया है, और चार्ज कितना दिया है? चार्ज दिया है 5 × 10⁻⁻19 कूलम दिया है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। तो फॉर्मूला में रखेंगे और आंसर मालूम कर लेंगे। अगर आपको आंसर मिल जाए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यह एनसीईआरटी बुक के सिमिलर क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2.4 के, और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन देखा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकालिए सेंटर पर स्क्वायर के, जो कि 1 मीटर साइड का बना हुआ है, और इसके चारों कोना पर चार्ज रखा हुआ है, जिसका वैल्यू जो है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आपको सेंटर पर बताना है कि सेंटर पर कितना चार्ज हो, सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ओके, तो कुछ इस तरह का स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों ओर चार्ज ले लिया गया है, Q1, Q2, Q4, Q3। ओके, उसका वैल्यू दिया ही गया है, पीछे वैल्यू दे दिया गया है। तो अब हम इसमें क्या बेसिकली निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे इस Q1 चार्ज से Q3 चार्ज की दूरी कितनी है, इस Q2 चार्ज से Q4 चार्ज की दूरी कितनी है। तो चूंकि यह स्क्वायर है, तो जो AC होगा वही BD होगा, तो हाइपोटेनस हो गया यह, तो हाइपोटेनस हो गया तो H स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। H इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है कि नहीं। रूट कर देंगे तो हाइपोटेनस हमको निकल कर चला आ जाएगा। तो हमारा ये सब 1 मीटर का ही बना हुआ है, तो यह AC और BD हमारा क्या होगा, √2 हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर हम O पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो यह तो बीचों बीच है, तो बीचों बीच है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यह R हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। फॉर्मूला में डालेंगे, सुपरपोजिशन वाला हम आपको बता चुके हैं, है कि नहीं। तो सुपरपोजिशन वाला फॉर्मूला में डालेंगे और निकालेंगे, आंसर हमको निकल कर आ जाएगा 126.9 वोल्ट। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको इसके बारे में सारे हिंट्स और ज़रूरी पॉइंट्स जो हैं वो बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो उस बार स्क्वायर था इसके पीछे वाला, अब ट्रायंगल आ गया है। कंसेप्ट उसी प्रकार से क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्ज है जिसको अरेंज किया गया है 3 वर्टिसेस पर ट्रायंगल में। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा पूरे सिस्टम का बताना है, और चार्ज दिया गया, सब चार्ज जो है वो 3 × 10⁻⁻7 कूलम का है। अच्छा, यहाँ पर +Q चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर -4Q चार्ज है, और Q का वैल्यू दे दिया है, और ट्रायंगल है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लग रहा है, 0.3 मीटर तीनों ओर है। तो इस पूरे सिस्टम का आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CBSE 2016 में भी पूछा गया, और काफ़ी ट्रेंड है इस क्वेश्चन का, काफ़ी बार जो है ये पूछा जाता है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने के लिए यह क्वेश्चन मिलता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट को हम लेते हुए चलेंगे। तो हम ट्रायंगल ले लिए हैं, ट्रायंगल में हमने लिख लिया इधर -4Q +2Q +Q, इसका डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। वही हिसाब से हमने इसको रख लिया, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे हमने इसको रख लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगा। तो देख लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, और अपने ही दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।